सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं सुना और वो और भी तेजी से भागने लगा। इंस्पेक्टर राम ने गोली चला दी। जो उसके पैर में लगी वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। पुलिस की जिप्सी तेज गति से भागे जा रही थी। आदित्य की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और वो धीरे धीरे पास्ट में जा रहा था। आदित्य राठौर नैनीताल का रहने वाला है। उसके पिता आर्मी में रिटायर हो गए हैं। माँ सीधी साधी हाउसवाइफ थी। एक बहन है उसकी अनुष्का, जिससे वो बेहद प्यार करता है। पापा बचपन से ही उसे आर्मी में बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, पर उसे पापा के अनुशासन से खासी चिढ़ थी। वो अपनी बहन से कहता था, हाँ मानता हूँ कि डिसिप्लिन के दायरे में रहना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इतने बजे सोना, इतने बजे खाना, इतने बजे पढ़ाई के लिए मूड ना रहने पर भी बैठ जाना। आखिर आजादी भी तो कोई चीज है। और वो मौका उसे मिल गया था। दिल्ली के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। 2 दिन बाद उसे बस से दिल्ली के लिए निकलना था। उसके जाने की बात से पूरा घर अपने चेहरे पर उदासी मले घूम रहा था। ऐसा लगता था कि वो पल में रो पड़ेंगे। आदित्य पापा की डांट का इंतजार कर रहा था, पर वो डांट नहीं रहे थे। अनुष्का ऐसे तो कभी उसके कपड़े करीने से नहीं रखती थी। वो हमेशा कहा करती थी कि अपने कपड़े जूते कभी भी ठीक से नहीं रखते हो, पता नहीं कैसे तुम्हारी लाइफ कटेगी। आज वही बहन धीरे धीरे करके उसके कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। पापा स्ट्रांग थे, बहुत ही स्ट्रांग, फिर भी उनकी आंखों के कोरों पर आंसू दिख जाते थे। पापा की डिसिप्लिन से हमेशा चिढ़ रहने वाला आदित्य का मन उस समय ये होता कि वो जाकर जोर से उन्हें गले लगा ले। आंसू तो वैसे अनुष्का की आंखों में भी थे, पर वो थी बड़ी जिद्दी, मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो रो रही थी। पागल है क्या? तेरे लिए मैं रोऊंगी? चल चल हवा आने दे। तेरे जाने के बाद तो मैं खुल के जी पाऊंगी। अपनी मर्जी के टीवी चैनल देखूंगी। और हाँ, वो जो बड़ा सा बिस्तर है ना, अब वो मेरा होगा, मेरा। ये कहते हुए वो सच में रोने लगी। क्या हुआ? आंखों में कुछ गया क्या? ये तेरी आंखों में आंसू जैसी चीज कैसे? स्टूपिड, ये आंसू ही है। तू प्लीज चुप हो जा। तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती, लड़ते हुए लगती है। और हाँ, तू रोएगी तो मैं भी रो दूंगा। घर से बस स्टैंड निकलते वक्त आदित्य उस बैग की ओर बार बार देख रहा था, जिसमें मम्मी ने सारा प्यार भर दिया था। चाहे वो आम का अचार हो या घी या उसके मनपसंद गुजिये। बस में पहले से ही सीट रिजर्व थी। 2:50 पर बस चलने लगी। बस स्टैंड तक पूरा परिवार उसे सी ऑफ करने आया था। बस चलने लगी तो सभी लोग पीछे छूटने लगे। जाते जाते पापा ने उससे कहा, बेटा, बाहर तुम्हारा कोई गार्डियन नहीं होगा, इसलिए कोई गलत काम मत करना। जो भी करना उसे करने से पहले कई बार सोचना। कुछ देर में सभी आंखों से ओझल हो गए। उनको विदा करते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी आंखों को पोंछा। फिर वो बस की खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगा। उसकी सीट के बिल्कुल बगल में उसी की उम्र का एक लड़का मोहित बैठा था। बातों बातों में उसने बताया कि वो उसी के पास वाली सोसाइटी में रहता है। दोनों को आश्चर्य हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था। उसने ये भी बताया कि उसका एडमिशन भी दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर अपने परिवार से जुदा होने का गम जरा सा भी नजर नहीं आ रहा था। बस को चले हुए 45 मिनट हो गए थे। बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। तभी मोहित ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिगरेट? नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। उसकी बातों को सुनकर मोहित ने कहा, सिगरेट नहीं पीते तो? ये बोलते बोलते उसने अपनी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट को जलाया।
और उसका पूरा धुआं आदित्य के मुंह की तरफ फेंकते हुए कहा, तो जीते कैसे हो यार? ये जिंदगी एक बार ही मिली है ना, कब खत्म हो जाए किसको पता है। मान ले अभी हम बस से जा रहे हैं और बस रास्ते में ही इन पहाड़ों से नीचे गिर जाए तो बता क्या होगा? अबे मौत आ जाएगी, मौत। फिर क्या किया जिंदगी में? आदित्य, इसी जीवन में ऐश कर ले, जितना मन हो उतना। अब तू मेरे साथ आ गया है ना, देख तुझे जिंदगी के कैसे कैसे मजे दिलवाता हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर आदित्य ऐसे सम्मोहित हो गया था जैसे कि मेनका का नृत्य देखकर विश्वामित्र का दिल डोल गया था। आदित्य हमेशा से ऐसे ही आजादी चाहता था, जो उसे घर से निकलने के कुछ घंटों बाद ही मिल जाएगी इसका पता उसे नहीं था। आदित्य ने मोहित से एक सिगरेट मांगी। मोहित ने उसकी ओर पहले घूर कर देखा, फिर मुस्कुराकर सिगरेट का डब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। सिगरेट का एक जोर का कश आदित्य ने लगाया और धुएं को निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि जोर जोर से खांसने लगा। अब उसने कभी सिगरेट पी नहीं थी तो ये होना स्वाभाविक था। उसकी यह हालत देखकर मोहित ने कहा, धीरे धीरे बच्चे, धीरे धीरे। फिर मोहित अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे उसने कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है। उसने ये भी बताया कि लड़कियां यूज करने की चीज होती है, उन्हें यूज करो और फिर थ्रो करो। यह बोलकर उसने सिगरेट का लास्ट बचा हुआ भाग खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर मोहित ने अपनी एक गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी उसे दिखाई। आदित्य, एक टिप दे रहा हूँ, इसे सेव कर ले अपने दिमाग की मेमोरी में। लड़कियों से दिल नहीं लगाने का। अगर दिल लगा लिया तो फिर तुम्हारी जिंदगी चाबी वाले खिलौने की तरह हो जाएगी। जब तेरी गर्लफ्रेंड चाहेगी वो तुझे चलाएगी और तू नाचेगा। आदित्य उसकी बातों में खोता चला जा रहा था। तभी ड्राइवर ने जोर का ब्रेक लगाया। बस एक लाइन होटल के पास खड़ी थी। दोनों नीचे उतरे। मोहित अपनी लच्छेदार बातों से आदित्य को पूरा इम्प्रेस कर चुका था। जानते हो आदित्य, इन लाइन होटलों में बड़ी अच्छी बियर मिलती है। तेरा अगर मन है तो पीते हैं दोनों भाई। शराब? नहीं यार। अबे स्टूपिड, शराब नहीं बियर। हमारी सोसाइटी की यही दिक्कत है, लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की। आदित्य को ऐसा लगा कि उसने बियर को शराब बोलकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसने मोहित से सॉरी कहा और वे दोनों लाइन होटल में बियर पीने लगे। पहली घूंट मारते ही आदित्य ने कहा, छी, कितनी कड़वी है यार, मैं नहीं पीता। अबे बियर की हल्की हल्की चुस्की मार और ये भुने बादाम खा, फिर देख कैसा मजा आता है। आदित्य ने उसकी बात मान ली। पता नहीं गलत चीजें और गलत बातें इंसान को इतनी जल्दी अपनी ओर कैसे खींच लेती है कि वो उसके पीछे बिना कुछ सोचे समझे भागने लगता है। आदित्य बियर पीते पीते मन ही मन मोहित की बातों को सोचकर मुस्कुरा भी रहा था। जिंदगी एक बार मिली है, ऐश कर लो। अगर आगे जाकर बस का एक्सीडेंट हो गया तो? आदित्य ने सोचा मोहित सही कहता है और वो भी तो यही चाहता था, आजादी, हर काम करने की आजादी। पहाड़ी जगह की एक बात है, यहाँ की ठंड आपकी भूख बढ़ा देती है और इन पहाड़ों के किनारे बसे छोटे मोटे लाइन होटल चलते भी बहुत है। और अगर शराब मिल जाए तो फिर बात ही क्या। पैक पर पैक दोनों पीते जा रहे थे। कुछ देर बाद भुना हुआ चिकन दोनों ने ऑर्डर किया। वो पी भी रहे थे और खा भी रहे थे। धीरे धीरे नशे का शुरूर दोनों को छाने लगा था। नशे की सबसे बुरी या अच्छी बात यह है कि नशा आप पर कब्जा कर लेता है। आपकी सोच उसकी गिरफ्त में पूरी तरह आ जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। आदित्य को बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा नशे को और भी बढ़ा रही थी। उनकी कुछ दूरी पर ही एक आदमी रेडियो में फिल्मी गाने सुन रहा था। सारा माहौल जादुई सा हो गया था और इसी जादुई माहौल में वे दोनों भूल गए कि उनकी बस फिर से चलने को तैयार हो गई है। ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया। उन दोनों को छोड़कर सारे मुसाफिर एक बार फिर से बस में बैठ गए और बस अपनी मंजिल की ओर चल दी। इस बात से अनजान मोहित और आदित्य अब भी बातें कर रहे थे। आदित्य मोहित से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और डिटेल से पूछ रहा था। आदित्य ने आज तक एक भी लड़की नहीं पटाई थी। हाँ, बगल वाले कर्नल आंटी की बेटी स्नेहा को वो चाहता था। उसे उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। बाद में उसे पता चला कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मोहित आदित्य को लड़की पटाने की टिप्स दे रहा था। उसने बताना शुरू किया, अबे लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, उनसे इमोशनल बातें करो।
2-4 आइसक्रीम और 1-2 फिल्म, बाकी मामला सेट। आदित्य मोहित की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसकी इन बातों में उसे जरा सा भी दम नहीं लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मोहित सही कह रहा है तो वो तो अब तक कई लड़कियां पटा चुका होता। थोड़ी देर बाद मोहित ने कहा कि वो थोड़ा हल्का होकर आता है। वह अंधेरे में हल्का होने चला गया। इधर आदित्य की नजर अब जब अपनी बस पर गई तो वो तो जा चुकी थी। उसने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि सारा सामान उसी में पड़ा था। मोहित जब लड़खड़ाते हुए हल्का होकर उसके पास आया तो उसने ये सारी बातें उसे बताई, जिसे सुनकर वे दोनों खूब हंसे। बस के चले जाने के बाद लाइन होटल अब सुनसान सा हो गया था। इक्का दुक्का लोग ही वहां दिख रहे थे। मोहित को अब जोरों की नींद आ रही थी। वह वहीं खाट पर लेट गया, लेकिन आदित्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद एक छोटी कार उस लाइन होटल में आकर रुकी। उस कार में से एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसका नाम चांदनी था, वो बाहर आई। आदित्य को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने ये चेहरा कहीं देखा है, लेकिन कहा वो उसे याद नहीं आ रहा था। वह लड़की भी चुपके से उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो उसके पास आई और कहा, तुम अनुष्का के भाई हो ना? तुम अनुष्का को कैसे जानती हो? मैं और अनुष्का एक ही क्लास में थे। पर मैंने तो तुम्हें कभी भी उसके साथ नहीं देखा। अरे मैं लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती थी, इसलिए शायद तुमने मुझे नहीं देखा होगा। मोहित के साथ तुम क्या कर रहे हो? इस सवाल को सुनकर आदित्य का दिमाग चकरा गया कि वो मोहित को भी जानती है। तब चांदनी ने कहा, मोहित को कौन नहीं जानता? शराब पीना, अय्याशी करना और लड़कियों की जिंदगी से खेलना, यही तो इसका शौक है। इसने मेरी भी जिंदगी तबाह की है। इसके चक्कर में मुझे अबॉर्शन भी करवाना पड़ा। आदित्य चांदनी के चेहरे को गौर से देखने लगा। उसे अब याद आ गया था कि उसने ये चेहरा कहाँ देखा था। कुछ देर पहले ही तो मोहित ने उसकी तस्वीर उसे दिखाई थी। आदित्य के चौंकने का सिलसिला यही नहीं रुका। जब चांदनी ने उसे ये बताया कि मोहित उसकी बहन अनुष्का को अपने जाल में फंसा चुका है, तो वो चांदनी की तरफ अविश्वास की नजर से देखने लगा। चांदनी ने अपने मोबाइल में कैद मोहित और अनुष्का की तस्वीर जब उसे दिखाई तो उसका खून खौल गया। अपनी जिस बहन को वो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो बहन इस बदमाश के प्यार में पागल है, ये सोचकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। अभी वो भी तो कुछ देर पहले इसकी बातों में आकर शराब और सिगरेट पी रहा था, लड़कियों को पटाने की टिप्स ले रहा था। उसने मन ही मन ये तय कर लिया कि वो अपनी बहन की जिंदगी तबाह होने नहीं देगा। चांदनी को मोहित पर बहुत गुस्सा था। वो ये बात जान गया था, इसलिए उन दोनों ने मोहित को मारने का प्लान बनाया। रात अब काफी गहरी हो गई थी। मोहित नशे में अब भी लेटा हुआ था। उन दोनों ने मिलकर मोहित को चांदनी की कार में डाला और उसकी हत्या को अंजाम देने निकल पड़े। आदित्य को बार बार अपनी बहन का मासूम चेहरा याद आ रहा था। नशे में तो वो खुद भी था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो कितना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। रास्ते में ही चांदनी ने एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकी। उसने डिक्की को खोला और उससे लोहे का जैक निकाला और आदित्य को देते हुए कहा कि वो अपनी भड़ास निकाल ले। नशे में धुत आदित्य ने लोहे के उस जैक से कई सारे वार मोहित के सिर पर किए। उसके सिर से खून बहने लगा। वह वहीं जमीन पर तड़पने लगा और थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। रास्ते में ही उन दोनों ने मोहित की लाश को एक खाई में फेंक दिया। आदित्य दिल्ली के अपने कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर चुका था। वो सब कुछ भूल जाना चाहता था, लेकिन एक रात कुछ पुलिस वाले उसके कॉलेज में पूछताछ करते हुए पहुंच गए। चांदनी भी उसके साथ थी। आदित्य समझ गया कि पुलिस को उसके द्वारा की गई हत्या का पता चल गया है। शायद चांदनी ने ही उन्हें यह बताई है। आदित्य उन्हें देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर ही दम लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। पूरे शहर को यह पता लग गया कि उसने हत्या की है, बहुत ही बेरहमी से हत्या की है। जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। अनुष्का का रो रो कर बुरा हाल था। उसके मम्मी पापा तो कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गए। फांसी का दिन आ गया। जल्लाद उसे फांसी की तख्ती तक ले गया। उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, लेकिन वो खामोश रहा। जल्लाद ने उसके मुंह पर काला कपड़ा पहनाया और फांसी का फंदा उसके गले में डाला। थोड़ी देर बाद जल्लाद ने फांसी देने वाला लीवर खींचा। उसका शरीर तड़पने लगा। वह जोर से चीखने लगा। अचानक उसकी आंख खुल गई। आदित्य ये सब सपने में देख रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि सब कुछ सच में उसके साथ घट रहा है।
उस दिन के बाद आदित्य के दिमाग में एक बात और चलने लगी कि उसकी द्वारा की गई हत्या का सिर्फ एक ही सबूत है, और वो है चांदनी। क्या पता कल को उसका ये सपना सच हो जाए और चांदनी पुलिस को सारी बातें बता दे। आदित्य के दिमाग में ये डर घर कर गया। उसने चांदनी को रास्ते से हटाने का सोचा। उसने उसे एक रात फोन किया और उससे कहा कि उसे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। यह कहकर उसने उससे मिलने की इच्छा जताई। चांदनी के घर वाले बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने घर पर ही बुला लिया। रात का समय था। आदित्य पूरी तैयारी के साथ चांदनी के घर गया। उसने रास्ते में जमकर शराब पी और एक चाकू खरीदा। शराब का नशा अब उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। 10:30 बजे रात को वो उसके घर पहुंचा। चांदनी ने दरवाजा खोला। शराब का नशा इतना अधिक था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। चांदनी को जब उसने देखा तो उसके अंदर का शैतान जाग गया। उसने अपना नियंत्रण खो दिया और चांदनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वासना उस पर पूरी तरह हावी हो गई थी। चांदनी ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींच कर मारा। तुम भी उस मोहित की तरह ही हो। उसने प्यार का आडंबर रच के मुझे हासिल किया और तुम जबरदस्ती से मुझे हासिल करना चाह रहे हो। आदित्य गुस्से से भर गया। उसे ये बात अखर गई कि कैसे एक कमजोर लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ उसके पेट में मारने लगा। वह दर्द से चीखने लगी और किसी तरह उसके शिकंजे से निकलकर भागने लगी। आदित्य भी उसके पीछे पीछे भागा। अपनी जान बचाने के लिए चांदनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां भागे। चांदनी घर के बाथरूम में घुस गई, लेकिन आदित्य भी उसके पीछे आ गया और उस पर फिर से राक्षस की तरह चाकू से हमला करता रहा। चांदनी बाथरूम के टब में गिर पड़ी। पूरा टब खून से भर गया। वह तड़पने लगी। आदित्य, क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों? चांदनी मर गई। उसकी लाश टब के ऊपर तैरने लगी। आदित्य ने उसकी लाश को घर के ट्रॉली बैग में डाला और रास्ते में एक नाले में फेंक दिया। अगले दिन जब हॉस्टल में उसकी नींद खुली तो उसे पापा की कही वो बात याद आ रही थी जब वो पहली बार दिल्ली आ रहा था। बेटा, बाहर तुम्हारा कोई गार्डियन नहीं होगा, इसलिए कोई गलत काम मत करना। जो भी करना उसे करने से पहले कई बार सोचना। उन बातों को याद करने का अब कोई फायदा नहीं था। 2 लोगों का खून उसके हाथों से हो गया था, लेकिन वो चाहकर भी उन दोनों की हत्या की बात को भूल नहीं पा रहा था, खासकर चांदनी की हत्या की। उसे हमेशा ऐसा लगता कि चांदनी उसे घूर रही है, चाहे वो अपने कॉलेज में होता या हॉस्टल में। उन घूरती आंखों से पीछा छुड़ाने के लिए वो हर दिन शराब पीने लगा, लेकिन वो चांदनी से अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके बाद चांदनी उसे हर दिन दिखने लगी। यही नहीं, उसे हर दिन आईने में अपने 10 सिर नजर आते। आदित्य पर मुकदमा चला, उसे फांसी की सजा हुई, लेकिन अब भी हर दिन उसके साथ यही सब हो रहा था। हर दिन उसे चांदनी दिखती और अपना 10 सिर भी। आधी रात को भी वो जेल में चीखने लगता। उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया गया। उसे नींद की गोलियां दी जाने लगी, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। कैदियों को एक दिन रामायण की कथा सुनाई जा रही थी। आदित्य चुपचाप उस कहानी को सुन रहा था। रावण वाला प्रसंग तो वो पहले भी जानता था, लेकिन उस दिन जब जेल में रावण के प्रसंग को सुनाया जा रहा था तो वो फिर से पास्ट में चला गया। काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, मद, जलन, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता, अहंकार से भरे रावण के पात्र में वो खुद को देखने लगा। उसे अब उन 10 सिरों का मतलब समझ में आने लगा जो हर दिन वो आईने में देखा करता था। और सच में तो यही था ना। कुछ दिन पहले तक तो वो आम लड़के की तरह था, लेकिन उसके अंदर का रावण उस पर कब्जा करना चाह रहा था। वो हर पल ताक में रहता कि कब वो उस पर हावी हो जाए। आदित्य के बस के सफर में उसका रावण उस पर हावी हो गया। हम सबका रावण ताक में रहता है कि वो कब हमें अपना दास बना ले और वो जोर से अट्टहास कर सके हम पर, और हमारी पराजय का उत्सव वो मना सके। हम सबके भीतर 10 सिर होते हैं। हम सबके भीतर रावण होता है, और सौभाग्य से राम भी हमारे भीतर ही होते हैं। यह आप तय करिए कि आप राम को जीतते देखना चाहते हैं या रावण को। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों,
सब्सक्राइब करना भूलना मत।